अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मूदी। बाब नंबर 17 का पहला हिस्सा। एल कैपोन के इस हुस्न सलूक का नतीजा था कि वो मकान में जो तब्दीलियां और इजाफे कराना चाहता था वो उसकी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छे अंदाज में हो गए। मकान तैयार होने के बाद जब उसने लोगों को अपने यहाँ मदऊ करना शुरू किया तो वो बड़े फ़ख्र से उन्हें मकान की सैर कराता और बताता, इस मकान में सारे काम मैंने खुद कराए हैं। यूं समझो कि जब मैंने ये मकान लिया तो ये महज एक ढांचा था। एल कैपोन को अपनी निगरानी में ये काम कराने के लिए वक्त इसलिए मिल गया था कि शिकागो में उसके काम पहले ही की तरह चल रहे थे। हर शोबे का एक इंचार्ज था जो अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अंजाम दे रहा था। सब धंधे बखैर व खूबी चल रहे थे। एल कैपोन के गिरोह का निज़ाम किसी फ़र्द वाहिद पर नहीं चल रहा था। गिरोह दर हकीकत बहुत से बाइख्तियार लोगों का मजमुआ था। उन लोगों को अपना अपना शोबा चलाना होता था। शोबों के इंचार्ज खुद अपनी जगह बड़ी चीज़ थे। छोटे मोटे शोबों के इंचार्ज भी माली तौर पर इतने मजबूत थे कि उनमें से कोई किसी होटल या बिल्डिंग का मालिक था, किसी की कोई और जायदाद थी। बाज़ लोग गिरोह के धंधों से होने वाली आमदनी में हिस्सेदार थे। सिर्फ निचले दर्जे के कारकुन तयशुदा मुआवज़ों या तनख्वाहों पर मुलाजिम थे, लेकिन वो भी इधर उधर हाथ पांव मारकर अपनी आमदनी में इजाफा कर लेते थे। गर्ज ये कि गिरोह हर एक के लिए आमदनी और खुशहाली का जरिया था। उन दिनों मुल्क में मजमूई तौर पर सूरत हाल अच्छी थी। अमनो अमान कायम था, मईशत मजबूत थी। स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स के बैठने के लिए एक सीट तकरीबन $3.5 लाख में फ़रोख्त हो रही थी, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। एल कैपोन स्टॉक मार्केट को भी एक बहुत बड़ा जुआ खाना करार देता था। वो कहता था, लोग मुझ जैसे शरीफ शहरियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जुए खाने चलाते हैं, लेकिन उस जुए खाने पर कोई एतराज़ नहीं करते जो हुकूमत की सरपरस्ती में चलता है। उसमें भी तो लोग बाजी लगाते हैं, दांव खेलते हैं और रातों रात करोड़पति से कंगाल और कंगाल से करोड़पति हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी वाकई तज़ादात का मजमुआ है। हालात की सतह हमवार और पुरसकून देखकर एल कैपोन मुतमईन नहीं था। उसे एहसास था कि गिरोह के हक में हालात ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल तक साजगार रहेंगे। उनका सबसे बड़ा ज़रिया आमदन शराब के टैक्स की चोरी ही था। ज़ाहिर है ये सिलसिला हमेशा तो जारी नहीं रह सकता था। एल कैपोन को अंदाज़ा था कि रफ्ता रफ्ता हुकूमत उस शोबे की खराबियां दूर कर लेगी और निज़ाम कुछ ऐसा बन जाएगा कि टैक्स की चोरी मुमकिन नहीं रहेगी। इसके बाद सारा टैक्स हुकूमत के ख़जाने में ही जाएगा और गिरोहों की आमदनी का ज़रिया उनके सिर्फ दूसरे नाजायज़ धंधे ही रह जाएंगे। चुनांचे एल कैपोन इस फिक्र में रहने लगा था कि गिरोह को कुछ जायज़ कारोबार भी शुरू करने चाहिए या उनमें शरीक होना चाहिए ताकि दौलत की आमद का सिलसिला जारी रहे। वैसे तो गिरोहों ने पहले भी कुछ जायज़ कामों में ज़बरदस्ती टांग अड़ाकर अपने लिए आमदनी के ज़राए पैदा कर रखे थे। मसलन ये लोग बहुत सी बड़ी सनतों और दूसरे शोबों में कारकुनों की यूनियन बनवा देते थे।
या फिर बनी बनाई यूनियन में ताकत के जरिए घुस जाते थे और उस पर कब्जा कर लेते थे। इसके बाद वो चंदों के नाम पर भी सरमाया इकट्ठा करते और सनतों वगैरह के मालकान को हड़ताल की धमकियां देकर उनसे भी रकमें बटोरते। यूं गोया यूनियन बाजी भी बदमाशों के गिरोहों के लिए एक मुनाफा बख्श धंधा था। यूनियन बाजी का नुस्खा एल कैपोन को भी मालूम था। वो कहा करता था, मजदूरों को बस एक शोला बयान मुकर्रर की ज़रूरत होती है जो उनका लीडर बन जाता है। उसकी तकरीरों से कुछ ऐसा लगता है जैसे वो मजदूरों के हुकूक के लिए जान कुर्बान कर देगा। मजदूर आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ते हैं। वो अगर उनकी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़वा देता है तो वो उसी पर खुश हो जाते हैं और ये देखने की जहमत नहीं करते कि खुद मजदूर लीडर कितने फ़वाइद हासिल कर रहा है। इसके अलावा भी छोटे पैमाने पर गिरोहों ने कमाई के अजीब अजीब तरीके दरियाफ्त कर रखे थे। वो गैराज वालों से कुछ कमीशन लेते थे और उनके आसपास के इलाकों में गाड़ियां पंक्चर कर देते थे। उनमें कोई छोटी मोटी खराबी या तोड़ फोड़ कर देते थे ताकि वो करीबी गैराजों से अपनी गाड़ियां ठीक कराएं। वो ऐसे हथकंडे भी इख्तियार करते थे कि लोग अपनी गाड़ियां कुछ मखसूस जगहों पर खड़ी करने पर मजबूर हो जाएं और इसके लिए माहाना फीस अदा करें। ये लोग बड़े बड़े कारोबारी इदारों, होटलों, कंपनियों वगैरह से ही नहीं, बल्कि ऐसे डॉक्टरों, इंजीनियरों और दूसरे पेशावर लोगों से भी भत्ते लेते थे जो ज़्यादा मशहूर थे और बहुत कमाते थे। ये चक्कर एल कैपोन के लिए नए नहीं थे। उसने अपने लड़कपन के ज़माने में न्यूयॉर्क में गिरोहों को ये सब कुछ करते देखा था और वह खुद भी उन गिरोहों में शामिल रहा था। अब उसके अपने गिरोह के लोग भी उन सब मैदानों में अपना जाल फैलाए हुए थे और उनसे होने वाली आमदनी एल कैपोन को पहुंच रही थी। एक अखबार ने लिखा था कि 1929 ईस्वी में कम से कम 91 बड़ी कंपनियां और कारोबारी इदारे बदमाशों के गिरोहों को भत्ता अदा कर रहे थे और उसमें से 70% हिस्सा एल कैपोन को जाता था। माहिरीन ने यह जायज़ा भी पेश किया था कि गिरोहों की भत्ताखोरी की वजह से चीज़ों की कीमतों में 1929 ईस्वी में 13 करोड़ का इजाफा हुआ जो सारिफीन को मुंतकिल हो गया। 2 साल बाद ये इजाफा 20 करोड़ पर जा पहुंचा था। जिन कारखानों में बदमाशों की पुष्ट पनाही से चलने वाली यूनियन होती थी, उसकी मसनूआत की कीमतें या खिदमात का मुआवजा बढ़ने लगता था। उसकी एक दिलचस्प मिसाल मोरिस बेकर और मास्टर क्लीनर्स का किस्सा है। ये दोनों ड्राई क्लीनिंग की कंपनियां थीं और इनके पास यकसां मयार के बड़े बड़े प्लांट थे, लेकिन मास्टर क्लीनर्स के ड्राई क्लीनिंग के रेट्स ज़्यादा थे क्योंकि उनके यहाँ रॉबिन नामी एक प्लांट ऑपरेटर मौजूद था जो मजदूर लीडर था और दर हकीकत बदमाशों का नुमाइंदा था। मॉरिस बेकर ने रेट्स कम रखे हुए थे। इसके बावजूद वो अच्छा मुनाफा कमा रहा था और उसके पास काम भी ज़्यादा आता था। एक रोज़ मजदूर लीडर और प्लांट ऑपरेटर रॉबिन अपनी हरीफ कंपनी के मालिक मॉरिस बेकर से मिलने पहुंचा। ओह, अच्छा तो तुम हो रॉबिन, मॉरिस ने खुशखल्की से कहा। मैंने तुम्हारा बड़ा तज़किरा सुना है। अभी तुम मेरा तज़किरा ज़्यादा नहीं सुन रहे हो, आइंदा ज़्यादा सुनोगे। रॉबिन ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। तुम्हें भी अपनी कंपनी के ड्राई क्लीनिंग के रेट्स बढ़ाने होंगे, मास्टर क्लीनर्स के बराबर लाने होंगे। हर कंपनी के मालिक को अपनी मसनूआत या खिदमात के रेट्स मुकर्रर करने का हक हासिल है। मुझे ये हक आईन ने दिया है और मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मॉरिस ने अब भी खुश मिजाजी से जवाब दिया। वो बुनियादी तौर पर एक खुश मिजाज आदमी था। आइन को भूल जाओ और मुझे याद रखो। रॉबिन ने उसकी आंखों में झांकते हुए
گہری سنجیدگی سے کہا، بعض چیزیں آئین سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، تمہیں اپنی کمپنی کے ریٹس بڑھانے ہوں گے۔ یہ کہہ کر رابن چلا گیا۔ 3 دن بعد مورس بیکر کے پلانٹ میں بم کا دھماکہ ہوا۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن خاصی قیمتی مشینری تباہ ہو گئی۔ یہ گویا ایک وارننگ تھی۔ اس کے بعد بھی مورس بیکر نے اپنے دفتر کے ایک عہدیدار سے کہا، میں جن ریٹس پر کام کر رہا ہوں، میں ان پر قائم رہوں گا۔ اس کے اپنے ہی دفتر کے عہدیدار اور ملازم نے رازدارانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور بولا، اگر تم ان ریٹس پر قائم رہو تو پھر شاید تم دنیا ہی میں نہ رہو۔ اسی روز اس کی اپنی ہی کمپنی کی لیبر یونین کا جنرل سیکریٹری اس سے $5000 چندہ مانگنے آ گیا۔ اس نے چندہ دے دیا۔ اس کے باوجود اس کے ورکرز نے اچانک ہڑتال کر دی۔ اس کی فیکٹری خالی ہو گئی۔ اس نے جب ورکرز کی ہڑتال کی وجہ جاننا چاہی تو اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ کرولے سے ملے۔ کرولے ماسٹر کلینرز کی لیبر یونین کا صدر تھا۔ مورس بیکر جا کر اپنی حریف کمپنی کی لیبر یونین کے صدر سے ملا۔ کرولے نے اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے $5000 چندے کا مطالبہ کر دیا۔ مورس پہلے اپنی یونین کے جنرل سیکریٹری کو چندہ دے چکا تھا۔ اس نے معذرت کی کہ وہ فوری طور پر مزید اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ تم کتنی رقم کا بندوبست کر سکتے ہو؟ کرولے نے ایک عجیب شان بے نیازی سے پوچھا۔ میں کھینچ تان کر فی الحال $3000 کا انتظام کر سکتا ہوں، مورس نے بادل ناخواستہ کہا۔ ٹھیک ہے، باقی رقم قسطوں میں دے دینا، کرولے نے گویا اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے کہا۔ مورس بیکر اس بار رقم دینے کے بجائے ایک شریف اور معزز شہری کی طرح شکایت لے کر اسٹیٹ اٹارنی کے دفتر چلا گیا۔ اسٹیٹ اٹارنی کے دفتر والوں نے اسے اتنے چکر لگوائے کہ وہ رو دیا، تاہم وہ اپنے اس موقف پر قائم رہا کہ اس کی شکایت پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ آخرکار اسٹیٹ اٹارنی نے گویا بادل ناخواستہ اسے اس کیس کی سماعت کے لیے بلایا۔ وہ جب اسٹیٹ اٹارنی کے دفتر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا جن کے خلاف اس نے درخواست دی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں بلوایا جن کے بارے میں نے شکایت کی تھی؟ مورس نے نرمی سے دریافت کیا۔ گواہوں یا دوسرے فریق کو بلانا ہمارا کام نہیں، اسٹیٹ اٹارنی نے درست لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں جس سے شکایت ہے اسے خود ہی ساتھ لے کر ہمارے پاس آؤ۔ میں بھلا یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ مورس نے حیرت سے پوچھا۔ ہمیں کیا معلوم؟ اسٹیٹ اٹارنی کا لہجہ بدستور درست رہا۔ پھر اس نے گویا مورس پر رحم کھاتے ہوئے ذرا نرمی سے کہا، اگر تمہیں ان لوگوں کو یہاں لانے میں مشکل درپیش ہے تو اس کے لیے تمہیں پولیس کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اس روز قانونی اور عدالتی نظام سے مورس بیکر کا دل بھر گیا۔ اس نے اسٹیٹ اٹارنی کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ وہ دوسرے روز ایل کیپون کے پاس پہنچا اور اس نے ڈرائی کلیننگ کے بزنس میں اپنا پارٹنر بننے کی دعوت دی۔ اس نے ایل کیپون کو بتایا کہ وہ اپنے بزنس کو پھیلانا چاہتا ہے اور اس کاروبار میں موجودہ ریٹس برقرار رکھتے ہوئے بھی اچھی خاصی دولت کمائی جا سکتی ہے۔ اس کے پاس اس لائن کا بے پناہ تجربہ تھا۔ ایل کیپون فوراً مان گیا۔ وہ تو پہلے ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اسے جائز اور قانونی کاروبار میں بھی قدم رکھنا چاہیے۔ اس کی مراد بیٹھے بٹھائے پوری ہو گئی تھی۔ اسے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسے بزنس کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑا تھا۔ بزنس خود چل کر اس کے پاس آ گیا۔ ایل کیپون کو مورس بیکر اچھا لگا۔ وہ ایک سیدھا، دیانتدار اور اصول پسند بزنس مین تھا۔ اسے ایل کیپون جیسے آدمی کی ذات کی چھتری تلے پناہ میسر آئی تو اسے گویا کوئی فکر ہی نہیں رہی۔
जब उनकी पार्टनरशिप कामयाबी से चल पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए और गोया महजूज होते हुए लोगों को बताया करता, भत्ताखोर, जाली यूनियन पास दहशतगर्द और लोगों के कारखानों में बमों से धमाके करने वाले और आग लगाने वाले अब भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चूंकि पहले दिन से ही पता चल चुका है कि मिस्टर एल कैपोन मेरे पार्टनर हैं, इसलिए अब वो इस तरह मुझसे दूर रहते हैं जिस तरह मैं और आप बिजली की नंगी तार से दूर रहते हैं। फिर वो हल्का सा एक कहकहा लगाता और मानी खेज लहजे में कहता, मिस्टर एल कैपोन को तो आप जानते ही होंगे, मास्टर क्लीनर्स की यूनियन के ओहदेदार जिन्होंने मॉरिस बेकर को कुछ अरसा पहले चूहे की तरह दबोच लिया था, अब एक बार जरा हिम्मत करके एल कैपोन के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से इस मौजू पर बात शुरू की कि एल कैपोन और उसका पार्टनर मॉरिस बेकर भी अपने ड्राई क्लीनिंग के रेट्स बढ़ा लें ताकि मास्टर क्लीनर्स का बिजनेस कम ना हो। एल कैपोन ने उनकी बात सुनने के बाद कहा, मेरे पास बिजनेस चलाने वाले बहुत काबिल लोग मौजूद हैं और मैं खुद भी बिजनेस में कुछ ऐसा नाअहल नहीं हूँ कि तुम जैसे लोग मुझे मशवरे देने आ जाएं। अगर आइंदा मेरे पास आए तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंकवा दूंगा। इसके बाद किसी को उससे बिजनेस के बारे में बात करने की जुर्रत नहीं हुई। शायद इसीलिए मॉरिस बेकर अपने शिनासाओं में बैठकर कहा करता था, अब मुझे स्टेट अटॉर्नी की ज़रूरत है और ना ही पुलिस की। मुझे अब अपनी या किसी और कंपनी की लेबर यूनियन के लीडरों की मिन्नत खुशामद करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैंने तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने का बेहतरीन तरीका इख्तियार किया है। ये एक मिसाल तो ऐसी थी कि बिज़नेस खुद चलकर एल कैपोन के पास आया, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि उसने खुद किसी जायज़ और कानूनी कारोबार में घुसने की कोशिश नहीं की। वो कई अफराद के कारोबार पर मुसल्लत भी हुआ, ताहम उसकी वजह से किसी कारोबार के मालिक को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही हुआ। यूनियन बाजी में भी एल कैपोन की टांग फंसी हुई थी। यूनियनों में अपने आदमी होने की वजह से एल कैपोन को अपने कारोबारों में भी बहुत फ़ायदा होता था। जिन कारोबारों या सनतों में उसकी शराकत थी, वहाँ कभी हड़ताल नहीं होती थी और दूसरी जगहों पर वो हड़ताल रुकवाने की ताकत रखता था। एक बार एक बड़ी सड़क पर वाक़े 25 निहायत बुलंदो बाला इमारतों के लिफ्ट ऑपरेटर्स की यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन इमारतों के मालिकान ने एल कैपोन से रुजू किया और $1,00,000 का नजराना उसकी खिदमत में पेश किया। एल कैपोन ने हड़ताल रुकवा दी। नाजायज़ धंधों के सिलसिले में बहरहाल एल कैपोन की कुछ हदूद और इखलाकियात थीं। मसलन उसने मुनशियात के धंधे में कभी हाथ नहीं डाला था। शराब का इस्तेमाल तो चूंकि मगरबी मुआशरे में आम था, इसलिए उसे तो वो मुनशियात में शुमार नहीं करता था। एल कैपोन तो क्या, शराब को तो आम शहरी भी मुनशियात में शुमार नहीं करते थे। एल कैपोन ने जेब कुतरों से भी कभी कोई ताल्लुक नहीं रखा था। जेब तराशी को वो एक घटिया काम समझता था। उसके अलावा किसी को अगवा करके तावान वसूल करना भी उसकी नज़र में बहुत ही बुरी हरकत थी। उसका कहना था कि जिसे अगवा किया जाता है, उसकी फैमिली बड़े अजाब से गुजरती है और ये बड़ा जुल्म है कि आप ख्वाह मख्वाह किसी की फैमिली को सज़ा दें। इन धंधों को छोड़कर वो किसी भी मुनाफा बख्श धंधे की तरफ से बेनियाजी नहीं बरतता था, ताहम उनमें भी उसकी इखलाकियात बरकरार रहती थीं। मसलन वो अपने साथ ठीक तरह चलने वालों को कभी डबल क्रॉस नहीं करता था। मॉरिस बेकर बहुत बाद में जब एल कैपोन से अलग भी हो गया और मास्टर क्लीनर्स वालों से उसकी दुश्मनी भी किस्सा पारी ना हो गई, तब भी वो कहा करता था, मैंने अपनी ज़िंदगी में कारोबारी मामलात में एल कैपोन जैसा दयानतदार आदमी नहीं देखा। ये तो शिकागो की बातें थीं।
फ्लोरिडा में भी लोग एल कैपोन की दयानतदारी, वादे की पाबंदी, फराख दिली और दीगर आला इंसानी खसूसियात के कायल रहे। मसलन उसने अपना मकान खरीदने और उसमें मुंतकिल होने से पहले एक मकान 6 माह के लिए किराए पर लिया था। वो मकान उसने एक प्रॉपर्टी डीलर के तवस्सुत से लिया था और किराए नामे में उसका नाम कुछ इस तरह दर्ज हुआ था कि किसी को गुमान भी नहीं गुजर सकता था कि ये मशहूर ज़माना शख्सियत एल कैपोन है। चुनांचे मालिक मकान को तो मालूम ही नहीं था कि उसका किरायादार कौन है। वो उन दिनों अपनी फैमिली के साथ एक तवील तफरीही सफ़र पर निकला हुआ था। रास्ते में एक बार उन्होंने बहरी जहाज़ के रेडियो पर खबर सुनी कि उनके मकान में किराएदार के तौर पर आने वाले का नाम एल कैपोन है। वही एल कैपोन जिसका नाम सुनकर लोग खौफज़दा हो जाते थे। वो लोग जब वापस आए, उस वक्त तक किराएनामे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मकान खाली हुआ होगा, बल्कि उन्होंने तो अपने तौर पर मकान की तरफ से सब्र कर लिया था। उन्हें ज़रा भी तवक्को नहीं थी कि अब वो कभी दोबारा उस मकान का कब्ज़ा हासिल कर सकेंगे। वापसी पर वो ये सुनकर हैरान रह गए कि मकान तो किराएनामे की मुद्दत से 1 हफ्ते पहले ही खाली हो चुका था। तब उन्होंने सोचा कि उसकी हालत यकीनन तबाह हो चुकी होगी। उन्होंने मकान फर्निश्ड हालत में दिया था। उसमें न सिर्फ फर्नीचर बल्कि ज़रूरत की दूसरी चीज़ें, हत्ता कि क्रॉकरी तक मौजूद थी। उन्हें यकीन था कि अब वो सब चीज़ें तबाह हो चुकी होंगी। घर में उनके टुकड़े बिखरे पड़े होंगे, हर तरफ गंदगी होगी और काठ कबाड़ बिखरा पड़ा होगा। दीवारों पर गोलियों के निशानात होंगे। मुमकिन है कुछ जगहों पर खून के धब्बे भी हों। खिड़कियों के शीशे टूट चुके होंगे। मकान उस मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा होगा जहां से फौजें रुखसत हो चुकी हों। वो लोग मकान में चांदी के कुछ बर्तन भी छोड़ कर गए थे। उनके मिलने की तो अब उन्हें 1% भी उम्मीद नहीं थी। जब वो प्रॉपर्टी डीलर से चाबी लेकर मकान पर पहुंचे तो हैरत से उनकी आंखें फैल गईं। मकान पहले से बेहतर हालत में था। अंदर भी यही सूरत हाल थी। किसी चीज़ पर एक लकीर, एक खराश तक नहीं थी। घर की हालत अब ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। सामान में कुछ इजाफा हो चुका था। उनका किरायादार, जो उनके ख्याल में दुनिया के ख़तरनाक तरीन बदमाशों का सरदार था, अपनी बहुत सी चीज़ें वहाँ छोड़कर जा चुका था, जो मालिक मकान की चीज़ों से ज़्यादा अच्छी थीं। उनमें कीमती क्रॉकरी भी शामिल थी। एल कैपोन के यहाँ चूंकि ज़ियाफ़तें वगैरह चलती रहती थीं, इसलिए उसे ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती थी। चुनांचे उसने बहुत सी इजाफी चीज़ें खरीदी थीं, जो वो साथ लेकर नहीं गया था, मकान में ही छोड़ गया था। यूं मालिक मकान का सामान तकरीबन दुगना हो गया था। उसे और उसकी बीवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सिर्फ एक चीज़ उन्हें ज़रा खटकी, जो उस सूरत हाल में अजीब लग रही थी। वो ये कि उनका किराएदार सिर्फ टेलीफोन का एक बिल गैर अदाशुदा छोड़ गया था, जो तकरीबन $400 का था। उन्हें इस सिलसिले में ज़्यादा देर हैरान होने का मौका नहीं मिला। जल्द ही एल कैपोन की बीवी में आन पहुंची। उसने मुआज़रत की कि वो फ़ोन का बिल अदा करना भूल गई थी। बिल की अदायगी के लिए उसने $500 का नोट पेश किया। मालिक मकान की बीवी इधर-उधर हाथ मारने के बाद शर्मिंदगी से बोली, हमारे पास बकाया देने के लिए $100 नहीं है। छोड़ें $100 को। मैं बेपरवाही से हाथ हिलाकर बोली, हो सकता है हमसे कोई छोटी मोटी टूट फूट हो गई हो, इसमें हिसाब बराबर कर लीजिएगा। बाब नंबर 17 का दूसरा हिस्सा।
न्यूयॉर्क में मौजूद फ्रैंक येल एल कैपोन का इब्तिदाई ज़माने का बॉस था, मगर बाद में दोस्त, साथी और शरीक कार बन गया था। दोनों बवक्त ज़रूरत एक दूसरे के काम भी आते थे। येल अपनी जगह एक गिरोह का सुरगना और ख़तरनाक कातिल था। एल कैपोन ने जब अमेरिका में मौजूद इतालवियों की असल माफियाई फैमिली यूनियन का सरबराह लोम्बार्डो को बनवाया, तब से येल के दिल में एल कैपोन के बारे में कुछ मैल आ गया था, क्योंकि वो लोम्बार्डो को पसंद नहीं करता था और ये देख देख कर भी वो कुढ़ता था कि माफिया का सरबराह होने की वजह से लोम्बार्डो को कितने फ़वाइद हासिल थे और उसकी दौलत में कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा था। उसके ख़्याल में एल कैपोन ने उसे माफिया का सरबराह बनवाने के सिलसिले में उसकी पुश्तपनाही करके कुछ अच्छा नहीं किया था। येल न्यूयॉर्क में गोया एल कैपोन का नुमाइंदा था। एल कैपोन की गैर कानूनी शराब न्यूयॉर्क भी आती थी। उसके ट्रक लॉन्ग आइलैंड पहुंचते थे। उसके बाद ये येल की जिम्मेदारी थी कि वो अपने गिरोह की मदद से पूरे न्यूयॉर्क में उनकी महफूज नकलो हरकत को मुमकिन बनाए। न्यूयॉर्क से होने वाली आमदनी में येल शरीक था। ये इंतज़ामात काफ़ी अरसे से बहुस्ने खूबी चल रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि एल कैपोन के ट्रक रास्ते में लूट लिए जाते। काफ़ी दिनों तक एल कैपोन ने सब्र किया, लेकिन फिर नुकसान नुमायां हद तक बढ़ने लगा। हत्ता कि एल कैपोन को महसूस होने लगा कि उसे शराब न्यूयॉर्क भेजने और इतना दर्द सर मोल लेने में कोई फ़ायदा नहीं। तशवीश की बात यह थी कि ट्रक ब्रुकलिन के इलाके में ज़्यादा अगवा होते थे और लूट लिए जाते थे, जहां खुद येल के अपने गिरोह की हुक्मरानी थी, जिसे ब्लैक हैंड गैंग्स में शुमार किया जाता था। एल कैपोन को शुबा होने लगा कि कहीं येल उसे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क में उसका एक निहायत समझदार और काबिल एतमाद साथी डी अमाटो मौजूद था। उसने डी अमाटो से अपने शुबहात का तज़किरा किया और उसे इस मामले की तहकीकात की हिदायत की। डी अमाटो ने खामोशी और राजदारी से इस मामले की तहकीकात की और आखिर एल कैपोन को रिपोर्ट दी कि उसका शुबह दुरुस्त था। येल खुद ट्रक हाईजैक करा रहा था। डी अमाटो ये रिपोर्ट एक पब्लिक फ़ोन के ज़रिए दे रहा था, जो सड़क के किनारे लगा हुआ था। जब वो फ़ोन बंद कर चुका, तो उसे शुबा हुआ कि कोई उसकी बातें सुन रहा था, शायद येल का कोई आदमी। वो लोग अपनी दानिस्त में एहतियातन कोई अहम और राज की बात करते वक्त पब्लिक फ़ोन इस्तेमाल करते थे। डिएमाटो को नहीं मालूम था कि ये एहतियात महंगी भी पड़ सकती है। उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। उसने फैसला किया कि उसे घात लगाकर येल को ठिकाने लगा देना चाहिए, वरना येल उसे नहीं छोड़ेगा। एक रात वो एक जगह घात लगाकर बैठ गया, जहां से उसे येल के गुजरने की उम्मीद थी। येल तो वहां से गुजरा, लेकिन डी अमाटो उसे हलाक करने में कामयाब ना हो सका। उसने 7 फायर किए, मगर येल की अभी जिंदगी बाकी थी। एक भी गोली उसे ना लग सकी। डी अमाटो को खुद जान बचाकर भागना पड़ा। उसके 6 दिन बाद डी अमाटो एक रात किसी के इंतजार में फुटपाथ पर खड़ा था। एक गाड़ी उसके करीब से गुजरी और 3 फायर हुए। फायर पिस्तौल से किए गए थे। डिएमाटो को 2 गोलियां लगीं, एक गर्दन में और दूसरी सीने में पेवस्त हो गई और वो वहीं गिरकर मर गया। इसके बाद भी एल कैपोन के शराब के ट्रक लूटे जाने का सिलसिला जारी रहा। एल कैपोन का गुस्सा बतदरीज बढ़ता रहा। एक तो उसे इस बात का दुख था कि उसका लड़कपन का साथी येल उसे धोखा दे रहा था, उससे गद्दारी कर रहा था। दूसरा, उसे डिएमाटो की मौत का भी सदमा था। वो उसका पुराना आदमी था और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए जासूस के फ़राइज़ भी अंजाम देता था।
उसके कत्ल पर एल कैपोन को दुख होने के साथ साथ शदीद गुस्सा भी आया था। ताहम उन दिनों एल कैपोन बहुत मसरूफ था और कुछ परेशानियों में भी फंसा हुआ था, इसलिए फौरी तौर पर इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सका था। लेकिन ये चीज़ उसके जहन में बहरहाल अटकी हुई थी। वो जब फ्लोरिडा मुंतकिल हुआ तो उसके पास खूब वक्त था। अब उसने इस मामले की तरफ तवज्जो दी। जून के अवाखिर में उसने एक एक करके अपने ख़ास और करीबी आदमियों को सुलह मशवरे के लिए फ्लोरिडा बुलाया। इकट्ठे इसलिए नहीं बुलाया कि अगर किसी की तवज्जो उन लोगों की तरफ हो तो उसे किसी गड़बड़ का एहसास ना हो। उनमें उसका बिजनेस मैनेजर गॉजिक, पेशावर कातिल स्केल और एंसल भी शामिल थे। उनके अलावा एल कैपोन का खासुल खास कातिल मैक ब्रेन भी आया। 2 दिन बाद ये लोग शिकागो जाने वाली ट्रेन में सवार हुए, लेकिन तीनों कातिल रास्ते में नॉक्सविल के मकाम पर उतर गए। वहां उनमें से एक ने फर्जी नाम से एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, जिसमें वो तीनों सड़क के रास्ते न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुए। ब्रुकलिन पहुंचकर मैकब्रेन अपने दोनों साथियों की रहनुमाई करने लगा, क्योंकि वो उसी इलाके में पैदा हुआ था और पला बढ़ा था। 1 जुलाई को येल अपने घर से निकला और अपनी निस्वारी रंग की लिंकन में बैठकर अपने कामों के लिए रवाना हुआ। उसका ड्राइवर जेम्स गाड़ी चला रहा था। जेम्स की हैसियत महज ड्राइवर की नहीं थी, वो किसी हद तक येल का साथी भी था। उसके साथ बैठकर खाता पीता भी था। 4 बजे वो दोनों येल के अपने कैफे सनराइज में बैठकर पीने पिलाने का शुगल कर रहे थे कि अचानक येल के घर से फोन आया। उसकी दूसरी बीवी लूसी की तबीयत खराब हो गई थी। वो अपनी पहली बीवी मारिया और 2 बेटियों को छोड़ चुका था। शायद उसे बीवी के बारे में कुछ ज्यादा ही तशवीशनाक खबर मिली थी, क्योंकि वो बहुत ही तेजी से रवाना हो गया। जेम्स ने कहा कि गाड़ी वो चलाएगा, लेकिन येल ने उसे भी साथ ना लिया और खुद ही लिंकन लेकर तेज रफ्तारी से रवाना हो गया। चंद लम्हों बाद उसने महसूस किया कि स्याह रंग की एक कार उसका ताक़ुब कर रही थी। उसने घर जाते जाते अपना रास्ता बदल लिया और तस्दीक करने की कोशिश की कि क्या वाकई उसका ताक़ुब हो रहा था, मगर इसी दौरान स्याह कार उसकी गाड़ी के करीब आ गई और फिर फायरिंग की खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। बैक वक्त पिस्तौल, शॉटगन और मशीन गन इस्तेमाल की जा रही थी। येल की कार बुरी तरह लहराई और फिर ऊंचे फुटपाथ से जा टकराई। उस वक्त तक येल के सर में भी गोलियां लग चुकी थीं। इसके बावजूद स्याह कार से एक आदमी उतरकर आड़ी तिरछी हालत में खड़ी हुई लिंकन के करीब आया और उसने पिस्तौल से मजीद फायर करके येल का बचा खुचा भेजा भी बाहर निकाल दिया। कातिल चंद लम्हों में वहां से फरार हो गए। वो उस मकाम के करीब पहुंचे जहां से स्टैटन आइलैंड के लिए फेरी चलती थी। वहां उन्होंने अपनी गाड़ी एक गली में छोड़ दी। करीब ही एक दूसरी कार उनकी मुंतज़िर थी। वो उसमें बैठे और न्यू जर्सी जाने वाले एक पुल की तरफ रवाना हो गए, जो नया तामीर हुआ था। स्याह कार बाद में पुलिस को लावारिस हालत में खड़ी मिल गई। उसमें वो तीनों हथियार भी मौजूद थे जो येल को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस ने हथियारों के जरिए बारीक बीनी से तफ्तीश करने की अपनी सी कोशिश की। एल कैपोन की ज़ात की तरफ कुछ इशारे मिले, लेकिन महज इशारों से क्या होता था। येल के दोस्तों ने उसकी तकफीन और तदफीन के निहायत शानदार इंतजामात किए। जनाजे के जुलूस के आगे जिस बड़ी सी स्याह मैयत गाड़ी में उसका ताबूत जा रहा था, उस पर जली हरूफ में लिखा था, हम तुम्हारा इंतकाम लेंगे दोस्त। मायामी के अटॉर्नी ने पूछ-गूछ के लिए एल कैपोन को बुलाया। उसने सादगी से कहा कि वो भला येल के कत्ल के सिलसिले में क्या बता सकता है। वो तो येल के कत्ल के वक्त फ्लोरिडा में था,
इसके अलावा वो अब ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस कर रहा था और मॉरिस बेकर जैसा शरीफ आदमी उसका पार्टनर था। ये पूछ-गूछ महज एक रस्मी और कागजी कार्रवाई साबित हुई। जुलाई के आखिर में एल कैपोन शिकागो वापस आया तो मेट्रोपोल होटल में वाक़ उसके हेडक्वार्टर पर छापा पड़ गया। उसके आदमियों के पास जो असलहा था उसके बारे में तहकीकात शुरू हो गई थी कि किन-किन हथियारों के लाइसेंस मौजूद थे और उनमें से कितने असली थे। अगर असली थे तो किस बुनियाद पर हासिल किए गए थे। इस सारी तहकीकात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि एल कैपोन को अपना हेडक्वार्टर तब्दील करना पड़ गया। अब उसने लेक्सिंगटन होटल में पनाह ली। ये कभी एक निहायत मयारी होटल था और एक बार अमरीकी सदर ने भी उसमें क़याम किया था, लेकिन अब ये ज़वाल पज़ीर था। उसके मैनेजर को पता भी नहीं चल सका कि उसके होटल में एल कैपोन मुस्तकिल किराएदार के तौर पर आ चुका था। उसे अखबार नवीसों ने इस बात से आगाह किया तो वो हैरान रह गया और बेयकीनी से तकरीबन चिल्ला उठा, एल कैपोन मेरे होटल में? वो अपनी जगह हैरान होता रहा और उसके होटल में एल कैपोन के कमरों की तादाद बढ़ती चली गई, हत्ता कि तीसरा और चौथा पूरा फ्लोर उसके इस्तेमाल में आने लगा। उनके अलावा दूसरे फ्लोर्स पर भी उसके कमरे थे। मजमूई तौर पर यहाँ भी उसके पास 50 कमरे हो गए। उनमें से कई में एल कैपोन की पसंदीदा औरतें भी क़याम पज़ीर हो चुकी थीं। उन्हीं में एक नौख़ैज़ यूनानी लड़की भी थी। वो देवमालाई कहानियों की कोई हसीना मालूम होती थी। अपने गैर मामूली हुस्न की बदौलत वो एल कैपोन की मंजूर नज़र थी। एक बार उसने एक तकलीफ़ की शिकायत की। एल कैपोन ने उसे अपने ख़ास डॉक्टर के पास भेज दिया। उसने कई टेस्ट वगैरह कराने के बाद इंकिशाफ किया कि लड़की को एक खौफनाक बीमारी लाहक थी। लड़की का परेशान होना तो अपनी जगह था, लेकिन एल कैपोन के भी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो भी दौड़ा-दौड़ा अपने डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने तस्दीक कर दी कि ये बीमारी एल कैपोन को भी लग चुकी थी। उसका खासा इलाज हुआ और टेस्टों वगैरह से पता चला कि वो सेहतयाब हो गया था। उसके नए हेडक्वार्टर में इब्तिदा में जो ख़ास लोग उससे मिलने आए, उनमें लुईस भी शामिल था। यह शख्स बुनियादी तौर पर वकील था, लेकिन सख्त मेहनत के साथ तरक्की के मदारिज तय करता हुआ अब एक बड़े सरकारी ओहदे पर पहुंच चुका था। वो शिकागो क्राइम कमीशन का सरबराह था। वो सफ़ेद बालों वाला एक मुस्तैद और दराज कद शख्स था। उसकी उम्र 76 साल थी, मगर वो बहुत से नौजवानों से ज़्यादा फ़ाल था। उसका कहना था, अमरीकी लोग गैंगस्टर नहीं हैं। इतालवियों और दूसरे तारकीन वतन ने अमरीका में गिरोहबाजी को रिवाज दिया है और यहूदियों ने अपने सरमाए से उनकी मदद की है। उसका ये भी कहना था, यहूदी वो लोग हैं जो बदमाशी में भी सरमायाकारी करते हैं। वो मुसोलिनी की इस मामले में ज़बरदस्त हिमायत करता था कि वो अपने मुल्क इटली में माफिया से सख्ती से निमट रहा था। लुईस को एक बहुत बड़ी मुहिम दरपेश थी। वो नवंबर में होने वाले इंतखाबात को दहशतगर्दी और खूनरेज़ी से बचाना चाहता था। उसका ख़याल था कि बदमाशों में एक ही ऐसा ताकतवर आदमी मौजूद था जिसके पास दिमाग भी था। लुईस को अंदाज़ा था कि वो शख्स सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होगा। उस शख्स का नाम एल कैपोन था। लुईस को यह भी मालूम था कि एल कैपोन का पसंदीदा उम्मीदवार थॉमसन प्राइमरी मरहले में हार चुका था और अब ये इम्कान कम ही था कि एल कैपोन किसी भी उम्मीदवार की हिमायत या मुखालिफत करता। इसके बावजूद खतरा बहरहाल मौजूद था कि माफिया और दूसरे बदमाश इंतखाबात में दखल अंदाजी करें। लुईस इंतखाबात को इसी खतरे से महफूज रखना चाहता था। उसे ये भी मालूम था
کہ मेयर की हैसियत से जब थॉमसन आखिरी दिन गुजार रहा था तो उसने एल कैपोन की तरफ से आंखें फेर ली थीं और उसे शहर बदर कराया था। इसके बावजूद एल कैपोन ने सदारती इंतखाबात के प्राइमरी मरहले में थॉमसन की मदद की थी, क्योंकि वो उस वक्त भी अगर थोड़ा बहुत खुशगुमान रह सकता था तो थॉमसन ही की तरफ से रह सकता था। बहरहाल लुईस मुस्तकबिल के अंदेशों और ख़तरात का सद्देबाब करने के लिए एल कैपोन के पास जा पहुंचा। वो उसे थोड़ी सी इस्लाह की दावत भी देना चाहता था। उसे समझाना चाहता था कि वो अपनी दौलत, ताकत और ज़हानत को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की गर्ज से एक अच्छा अमरीकी क्यों नहीं बन जाता। अपने दिल में ये अजीम मकसद लेकर वो एल कैपोन से मुलाकात का वक्त तय करके उसके हेडक्वार्टर जा पहुंचा। उसने बाद में इस मुलाकात की मंजरकशी करते हुए एक जगह लिखा, जब मैं वहां पहुंचा तो 25-30 आदमी होटल के सामने और आसपास पहरा दे रहे थे। वो यकीनन खालिस अमरीकी नहीं थे। उन सब की रंगत में एक हल्का सांवलापन था और उनके चेहरे पथराए हुए से दिखाई दे रहे थे। मेरा अंदाजा है कि उन्हें अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती थी। वो सब मुसल्लह थे और जब मैं एल कैपोन के कमरे में पहुंचा तो वहां भी कम से कम 6 मुसल्लह आदमी मौजूद थे और उनकी उंगलियां बार बार बेचैनी से अपने पिस्तौलों को छूने लगती थीं। मैं अपने आप को बेपरवाह जाहिर करने के लिए एल कैपोन के कमरे में दीवार पर लगी हुई तस्वीरें देखने लगा। वहां 2 अमरीकी सदूर की तस्वीर के साथ मेयर थॉमसन की तस्वीर भी लगी हुई थी। इधर उधर की बातों और रस्मी जुमलों के तबादले के बाद लुईस ने असल मौजू पर बात शुरू की और पूछा, मुजरिम भी तुम्हारे दुश्मन हैं और कानून भी। क्या तुम्हें उम्मीद है कि दोनों से महाज़ाराई बरकरार रखते हुए तुम जिंदगी गुजार लोगे? कानून के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा खतरा नहीं, एल कैपोन ने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। कानून तो शायद मेरा कभी कुछ ना बिगाड़ सके, अलबत्ता अगर मैं अपने दुश्मनों की तरफ से एक लम्हे के लिए भी गाफिल हुआ तो वो ज़रूर मुझे ढेर कर देंगे, लेकिन मैं उनकी तरफ से गाफिल हूँगा ही नहीं। मज़ीद चंद मिनट इसी तरह की बातें हल्के फुल्के अंदाज में होती रहीं। फिर लुईस बोला, मैं दरअसल एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। मुझे, या यूं समझो कि इस मुल्क और यहाँ के कानून के एक मामले में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुम सदारती इंतखाबात में अपने इतालवी गुंडों को इंतखाबात से दूर रखो। लुईस के लहजे में इल्तिजा पिन्हा थी, गो के बज़ाहिर वो हकूमत का एक मजबूत नुमाइंदा बनकर हत्तुल इम्कान तहकमाना लहजे में बात कर रहा था। एल कैपोन के लिए इस इल्तिजा आमेज़ हिदायत पर अमल करना कतई मुश्किल नहीं था। दरहकीकत वो तो ऐसा ही सोचे बैठा था। वो मसलिहत के तहत जिस उम्मीदवार की हिमायत कर रहा था वो प्राइमरी में ही हार चुका था। अब एल कैपोन को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कोई डेमोक्रेट कामयाब होता है या रिपब्लिकन, लेकिन ये बात उसके लिए तमानियत का बाइस थी कि हुकूमत का एक ताकतवर नुमाइंदा उसके पास इस किस्म की दरख्वास्त लेकर आया था। इसका मतलब था कि हुकूमती सतह पर उसकी ताकत को महसूस और तस्लीम कर लिया गया था। ये एक अलग बहस थी कि ये ताकत मनफी थी या मुस्बत। ठीक है, एल कैपोन ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, मेरे आदमी इलेक्शन में मदाखलत नहीं करेंगे। मैं उन दूसरे गिरोहों को भी कोई हरकत करने से रोक दूंगा जो मेरा कहना मानते हैं, लेकिन आयरिश गिरोहों को रोकने के लिए तुम्हें पुलिस की मदद लेनी होगी। ठीक है, लुईस तमानियत से बोला, आयरिश गुंडे हमारे लिए मसला नहीं है, उन्हें हम पुलिस के जरिए काबू में कर लेंगे। उसने वापस आकर सेनेट कमेटी को हल्फिया तौर पर इस मुलाकात की रिपोर्ट दी।
इलेक्शन से पहले बड़ी तादाद में खसूसी बख्तरबंद गाड़ियां तैयार की गईं और उन आयरिश बदमाशों की पकड़ धकड़ की गई जिनके बारे में शुबा था कि वो इलेक्शन में गड़बड़ करेंगे। यूं बहरहाल इलेक्शन पुरअमन फ़ज़ा में हो गए। कोई गड़बड़, झगड़ा या खून रेजी नहीं हुई। लुईस ने इत्मीनान की गहरी सांस लेकर फ़ख्र से ऐलान किया, 30 बरस में ये पहले साफ सुथरे और शफाफ इंतखाबात हैं जिनमें कोई गड़बड़, कोई बेईमानी नहीं हुई। किसी उम्मीदवार ने धांधली की शिकायत नहीं की। इन इंतखाबात से पहले ब्रुकलिन के ब्लैक हैंड गैंग वालों ने येल की मौत का इंतकाम लेने की अपनी सी कोशिश की, जिसका अहद उन्होंने येल के जनाजे पर किया था। इस मामले में उन्हें जोसेफ एलो की मदद भी हासिल थी, जो अपनी ताकत को नए सिरे से मुनज़्ज़म कर चुका था और जिसे एल कैपोन से खुदा वास्ते का बेर था। एल कैपोन वापस मायामी जा चुका था। एल कैपोन ख्वाह मायामी में होता या शिकागो में, उन लोगों के लिए उसका कुछ बिगाड़ना बहुत मुश्किल था। वो गोया अब एक आहीनी हिसार में रहता था। ये लोग अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद उस तक नहीं पहुंच सकते थे। एल कैपोन ने यह भी सच कहा था कि वो कभी गाफिल नहीं होता था। चुनांचे ब्रुकलिन वालों ने फैसला किया कि टोनी लोम्बार्डो ही को निशाना बनाकर अपने इंतकाम की आग कुछ ठंडी की जाए। लोम्बार्डो एल कैपोन के ताउन से माफिया का सरबराह बना था, लेकिन इस अहम ओहदे पर होते हुए भी वो कुछ ज्यादा हिफाजती इंतजामात के साथ नहीं रहता था। उसका ख्याल था कि उसकी किसी से बराह रास्त इस किस्म की दुश्मनी नहीं है कि कोई उसे कत्ल करने की कोशिश करे। उसने शायद ये कभी नहीं सोचा था कि वो किसी और के हिस्से के इंतकाम का निशाना भी बन सकता है। वो नौउम्री में सिसिली से अमरीका आया था। उस वक्त उसकी जेब में सिर्फ $12 थे। अमरीका आने के लिए वैसे भी उन दिनों ये एक लाजमी शर्त थी कि तारिक वतन की जेब में कम अज़ कम $12 ज़रूर हों। अब लोम्बार्डो 36 साल का था और करोड़पति था। उस रोज़ वो यूनियन यानी माफिया के हेडक्वार्टर में मामूल के काम निपटा कर 4:30 बजे के करीब बाहर आया। वो 7 सितंबर जुमे का दिन था। उसके 2 बॉडीगार्ड फेरो और लार्डो उसके साथ थे। वो तीनों सड़क के मोड़ तक पहुंचे और वहां से सड़क अबूर करने का इरादा कर रहे थे कि उनकी तवज्जो एक चीज की तरफ चली गई। दूसरे बहुत से लोग भी उस तरफ मुतवज्जे थे और इश्तियाक से वो मंजर देख रहे थे। दरअसल एक बड़े स्टोर ने अपने यहाँ सेल शुरू करने के लिए ग्राहकों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए सचमुच का एक छोटा सा जहाज अपने दरवाजे के सामने खड़ा करने के लिए मंगवाया था। मजदूर उस वक्त उसे सही जगह पर सेट करने की कोशिश कर रहे थे। लोम्बार्डो और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स की तवज्जो भी उस तरफ मबजूल हो गई और वो चंद लम्हों के लिए अपने गिरदो पेश से गाफिल हो गए। वो उन 2 आदमियों को ना देख सके जो ज़रा मशकूक से अंदाज में एक मशहूर रेस्टोरेंट के सामने बरामदे में टहल रहे थे। अचानक उनमें से एक की नज़र लोम्बार्डो पर पड़ी और वो अपने साथी को खबरदार करने के लिए गोया बेइख्तियार चिल्ला उठा, वो आ गया। फिर उन दोनों ने पिस्तौल निकाले और तेजी से लोम्बार्डो और उसके बॉडीगार्ड्स की तरफ लपके। बाब नंबर 18 अगली वीडियो में सुने।